हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 10th का फाइनल परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए हिंदी के हम लोग 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का फाइनल परीक्षा के लिए और पूर्णांक 100 रहेगा। हिंदी का एग्जाम 100 नंबर का होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। आप लोग भी सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और मिलाइए कि आप 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि पेड़ पर कमरा ये किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या फिर यतेंद्र मिश्र। तो पेड़ पर कमरा ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा पेड़ पर कमरा ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह रचना विनोद कुमार शुक्ल की है। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, ढाते विश्वास या फिर दही वाली मगम्मा या नगर या माँ। तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, अनुवाद यहाँ पर पूछा गया है। तो याद रखिएगा बी आर नारायण ये दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दही वाली मगम्मा कहानी ये कन्नड़ भाषा की कहानी है और इस कहानी के अनुवादक कौन है, तो बी आर नारायण है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक हैं बी आर नारायण। और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, लेखक आपको याद रखना है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास, याद रखिएगा, और ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, यानी बुढ़ापा यहाँ पर कौन सी संज्ञा है। तो लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, बुढ़ापा ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, यहाँ पर ये बी नंबर में दिया गया है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। तो आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन को देखिएगा, आपने क्या खाया है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि आपने क्या खाया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आपने क्या खाया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि कहानी है, इनमें से कौन कहानी है। तो कहानी कौन है, तो बहादुर। बहादुर एक कहानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर एक कहानी है और बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, दधि प्लस ओदन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, लौह पुरुष में कौन सा समास है।
समास पूछा गया है तो लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लौह पुरुष में कौन सा सर्वनाम है, समास पूछा गया है तो ये कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो निर्जन, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर नी है और जन है, यहाँ पर निर्जन, तो इसमें निर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्जन में निर उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन है, शोणित। शोणित यहाँ पर कौन सही लिखा गया है, तो शोणित ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, शोणित यहाँ पर ये सही लिखा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो याद रखिएगा जाति प्रथा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार। खोखा ये सेन साहब का बेटा है खोखा, और सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा ये किसको मिला था। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा ये किसको मिला था, तो वारन हेस्टिंगस को मिला था, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारन हेस्टिंगस को मिला था। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि ढाते विश्वास ये किस भाषा से अनुदित है, यानी ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो ये उड़िया भाषा की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। ये किस कवि की पंक्ति है, तो रेनर मारिया रिल्के की ये पंक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। अंतिम, अंतिम में तिम प्रत्यय नहीं होगा, अंतिम में इम प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतिम में इम प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। समास पूछा गया है तो द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। तो कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1961 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि घानानंद की भाषा क्या है। घानानंद, घानानंद ये किस भाषा के कवि हैं। घानानंद किस भाषा के कवि हैं, तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य की रचना की। अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, तो 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 27। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूछा गया है
धरती कब तक घूमेगी ये किस भाषा से अनुदित कहानी है? ये किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को कौन सा रोग था? तो तेज बुखार था, यानी मेनिंजाइटिस, ये एक प्रकार का बुखार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठता। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता द्वारा ये रचित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगर कहानी ये किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पाशवी वृत्ति के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखिएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, रहीरास ये किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास ये गुरु नानक की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गुरु नानक की रचना है। 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास ये 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र 27 वर्ष थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो कृष्ण राधा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? मंगू ये जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की हैं। तो मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञाय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञाय का जन्म कब हुआ था? अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञाय का पूरा नाम है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। तो अज्ञाय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, पूछा गया है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है?
दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी के लिए मिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर ये राष्ट्र कवि हैं, याद रखिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र है। राइट आंसर ये भी हो जाएगा व्यक्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 7वीं पीढ़ी। 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8वीं सदी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये। बहादुर ये कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, याद रखिएगा। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ये हो जाएगा यथातथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति है। यह युक्ति किसकी है? तो कालिदास की युक्ति है। यह कथन किसका है? कालिदास की। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, यह कथन है कालिदास की। राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र हैं, यानी लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र हैं? तो ढाते विश्वास कहानी की पात्रा लक्ष्मी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण है। कौन यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है? तो देखिए गुणवाचक, तो गुणवाचक अच्छा हो जाएगा, अच्छा इसमें गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि स्वर संधि के उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा गया है कौन नहीं है? तो वागपति ये स्वर संधि के उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है। तो यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो ये हो जाएगा अविनियो। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अविनियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा क्या है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा क्या है? तो यह एक साक्षात्कार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साक्षात्कार। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग बताइए कि 50 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। परीक्षा के लिए समय कम बचा है, इसलिए आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।